नवंबर 2008 मुंबई की सड़कों पर खून बह रहा था। ताज होटल की चिमनियों से धुआं उठ रहा था। पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपककर आतंक के उस मंजर को देख रहा था जिस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन जो बात आज तक कोई नहीं जानता वो ये है कि उसी वक्त, उन्हीं घंटों में जब मुंबई जल रही थी, दिल्ली के एक सख्त सुरक्षा वाले बंगले में कुछ ऐसा प्लान बन रहा था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 26 नवंबर की उस रात तारीख गवाह है कि हवलदार तुकाराम ओंबले ने अपने नंगे हाथों से अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर वो सिर्फ 1 सेकंड की देरी कर देते तो शायद आज हाफिज सईद जिंदा नहीं होता। ये कहानी है उस जंग की जो कैमरे के सामने नहीं बल्कि फाइलों और वॉर रूम की गोपनीय बैठकों में लड़ी गई। ये कहानी है उस ऑपरेशन की जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन अलविदा, एक ऐसा मिशन जिसे अंजाम दिया जाना था लेकिन होने नहीं दिया गया। 26 नवंबर 2008 की शाम समंदर के रास्ते 10 चेहरे मुंबई की सरजमी पर कदम रखते हैं। उनके पास AK-47 हैं, ग्रेनेड हैं और दिलों में एक कातिलाना इरादा है। अगले 60 घंटों में ये 10 लोग दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र की आर्थिक राजधानी को घुटनों पर ला देंगे। 166 मासूमों की जानें, 300 से ज़्यादा जख्मी। ताज, ओबेराय, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वो जगहें जहां हम रोज़ाना गुजरते थे, अचानक कब्रिस्तान बन गईं। लेकिन सबसे बड़ा धोखा उसके बाद आया जब पाकिस्तान ने कहा हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। जब उन्होंने कहा ये तो देखो, नाम है दक्कन मुजाहिदीन, ये तुम्हारे ही देश के लोग हैं। हाँ, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने एक मास्टर प्लान बनाया था। उन्होंने 10 पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान भेजा, लेकिन उनके पास भारतीय पहचान पत्र थे, उनके बैग में भारतीय सिम कार्ड थे। प्लान ये था कि अगर कोई पकड़ा गया तो दुनिया को बताया जाएगा कि देखो ये हिंदुस्तान के असंतुष्ट मुसलमान हैं जो अपने ही देश से नाराज़ होकर ये वारदात कर रहे हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गिरगांव चौपाटी के पास उस रात एक शख्स ने इतिहास बदल दिया, हवलदार तुकाराम ओंबले। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, था सिर्फ जज्बा। जब कसाब भाग रहा था, ओंबले ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी बंदूक की नली पकड़ ली। गोलियां चल रही थीं, लेकिन उन्होंने पकड़ नहीं छोड़ी। उनके सीने में गोली लगी, लेकिन उससे पहले वो कसाब को ज़मीन पर गिरा चुके थे। उस एक पल ने पाकिस्तान की सारी साजिशों पर पानी फेर दिया। कसाब जिंदा पकड़ा गया और फिर उसने वो राज खोलने शुरू किए जिससे पाकिस्तान की पोल खुल गई। उसने बताया कि उसे ट्रेनिंग कहाँ मिली, किसने दी और किसने उसे बम्बई अटैक करने की प्रेरणा दी। जब अदालत में कसाब से पूछा गया कि तुम्हारे गुरु कौन हैं, तो उसने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। वो तस्वीर थी हाफिज मोहम्मद सईद की। कसाब ने कहा, अमीर साहब यानी हाफिज सईद खुद ट्रेनिंग कैंप में आए थे, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। हाफिज सईद एक नाम जिसने भारत की नींद हराम कर रखी थी। लेकिन ये शख्स है कौन? सईद हरियाणा के एक गुजर परिवार से आता है। 1947 में बंटवारे के वक्त उसका परिवार हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया था। सईद खुद कहता है कि उसके परिवार के 36 लोग हिंदुस्तान में मारे गए। ये वो दर्द है जिसे वो आज तक अपने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के दिमाग में बिठाता है। लेकिन सईद कोई साधारण आतंकवादी नहीं है, वो खुद को प्रोफेसर कहलाता है। उसके पास लाहौर यूनिवर्सिटी से 2 मास्टर्स डिग्रियां हैं। वो सऊदी अरब के किंग सऊद यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है। वो 3 भाषाओं में फ्लुएंट है। वो सूट बूट पहनता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पश्चिमी मीडिया को इंटरव्यू देता है, और यही उसे सबसे खतरनाक बनाता है। अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। जवाब में सईद ने मजाक किया था, अमेरिका ये पैसे सीधे मुझे दे दे, मैं उन्हें रोज़ अपना लोकेशन अपडेट कर दूंगा। सईद की खासियत ये है कि वो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की लाइन कभी क्रॉस नहीं करता। उसने कभी पाकिस्तान को निशाना नहीं बनाया, इसलिए सेना उसे हमेशा बचाती रही। सईद ने लश्कर-ए-तैयबा बनाया, फिर उसे जामात-उद-दावा में बदल दिया, फिर फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन खोला। नाम बदलते गए लेकिन काम वही रहा, भारत के खिलाफ जंग। अब कहानी में आता है एक और किरदार, डेविड कोलमैन हेडली। हेडली पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक था। उसकी खासियत ये थी कि वो गोरा था, अमेरिकन एक्सेंट में बात करता था और उस पर शक होना नामुमकिन था। वही वो शख्स था जिसने 26/11 से पहले मुंबई में रेकी की थी। हेडली ने मुंबई में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी खोली, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। ये ऑफिस था तो असली, लेकिन जासूसी का अड्डा था। वो ताज होटल गया, ओबेराय गया, नरीमन हाउस गया, CST स्टेशन गया। उसने हर जगह की वीडियोग्राफी की, फ़ोटो खींचे, लोकेशन नोट की। ये सारी जानकारी वापस कराची पहुंचाई गई, जहां बैठकर आतंकियों को बताया गया कि कहां गोली चलानी है।
2010 में जब एनआईए की टीम अमेरिका गई और हेडली से पूछताछ की तो उसने वो राज खोले जिससे पूरी साजिश की तस्वीर साफ हो गई। हेडली ने बताया कि वो हाफिज सईद से कई बार मिला। उसने बताया कि हाफिज सईद ने ही उसे ट्रेनिंग दिलवानी थी। उसने बताया कि हाफिज सईद को हर रेकी के बारे में पता था। हेडली के बयान ने साबित कर दिया कि हाफिज सईद सिर्फ एक धार्मिक बयानबाज नहीं बल्कि 26/11 का मुख्य षड्यंत्रकारी था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये था कि हेडली के हैंडलर कौन थे। उसने बताया मेजर इकबाल, मेजर समीर अली। ये नाम थे पाकिस्तानी सेना के उन अफसरों के जो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। यानी 26/11 सिर्फ लश्कर तैयबा का नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन था। 2011 में एनआईए ने दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसमें हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, इलियास कश्मीरी और 2 पाकिस्तानी सेना अफसरों के नाम थे। चार्जशीट में कहा गया कि ये सब मिलकर 2005 से ही भारत के खिलाफ जंग की साजिश रच रहे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि एनआईए कोर्ट में ये भी बताया गया कि ये साजिश 26/11 तक सीमित नहीं थी। प्लान था नेशनल डिफेंस कॉलेज, दिल्ली, पुष्कर और दूसरे अहम ठिकानों को भी निशाना बनाना। अब सोचिए, अगर हेडली पकड़ा नहीं जाता, अगर कसाब जिंदा पकड़ा नहीं जाता तो शायद हम कभी नहीं जान पाते कि हमारे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। अब हम आते हैं अपनी कहानी के सबसे गुप्त और सबसे संवेदनशील हिस्से पर, ऑपरेशन अलविदा। 26/11 के बाद पूरे देश में गुस्सा था, संसद तक में आक्रोश था, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा भारतीय सेना में था। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक हुई। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एफडी होमी मेजर ने एक प्लान पेश किया। प्लान था पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर हवाई हमले। भारतीय वायुसेना ने कहा, हम तैयार हैं, हमारे पास लॉजिस्टिक्स है, हथियार हैं, प्लेन तैयार हैं, बस इशारा कीजिए। ये प्लान सुनकर हैरानी होती है कि आखिर इसे रोका किसने। 2 दिन बाद 28 नवंबर 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर बैठक हुई। मौजूद थे रक्षा मंत्री AK एंटनी, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के प्रमुख। बैठक शुरू हुई तो वायुसेना प्रमुख ने अपना प्लान पेश किया। उन्होंने कहा, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ख़त्म करने की पूरी क्षमता है। लेकिन जवाब मिला नहीं। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक को मंजूरी नहीं दी। वजहें कई बताई गईं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक संकट का डर या फिर सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। एयर चीफ मार्शल मेजर ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, 26/11 जैसे हमले के बाद स्ट्राइक का विंडो सिर्फ 24 घंटे का होता है। वो मौका हाथ से निकल गया। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा अवसर था जो हमने खो दिया। ये वो मौका था जब हाफिज सईद को ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने उस वक्त हमले की इजाज़त नहीं दी, लेकिन खुफिया एजेंसियां और सेना ने अपनी तैयारियां नहीं रोकीं। रॉ और सेना के स्पेशल फोर्सेस ने मिलकर एक गुप्त प्लान तैयार किया। ये प्लान उन दिनों में बना जब पूरी दुनिया की नज़र मुंबई पर थी। इस प्लान का नाम था ऑपरेशन अलविदा। नाम में ही ताकत थी, अलविदा यानी आखिरी विदाई। इस ऑपरेशन का मकसद था सिर्फ हाफिज सईद नहीं बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को ख़त्म करना। प्लान में 3 चरण थे। पहला चरण, खुफिया जानकारी जुटाना, हाफिज सईद के ठिकानों, उसकी सुरक्षा में तैनात लोगों, उसके आने जाने के रूट की पूरी जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा चरण, ऑपरेशनल तैयारी, स्पेशल फोर्सेस की टीमों को स्पेशल ट्रेनिंग देना, उन्हें पाकिस्तान की भौगोलिक स्थितियों से वाकिफ़ कराना, उन हथियारों का चयन करना जो इस मिशन में इस्तेमाल होंगे। तीसरा चरण, एग्जीक्यूशन। 2 तरीके रखे गए थे, या तो एयर स्ट्राइक या फिर ग्राउंड ऑपरेशन। एयर स्ट्राइक के लिए प्लान था कि राफेल या मिराज विमानों से सटीक मिसाइल हमले किए जाएं। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए प्लान था कि पैरा स्पेशल फोर्सेस को हेलीकॉप्टर के जरिए लोकेशन पर उतारा जाए और वो कमांडो ऑपरेशन अंजाम दें। लेकिन असली चुनौती थी हाफिज सईद तक पहुंचना। पाकिस्तान को अंदाज़ा था कि भारत सईद को मारने की कोशिश कर सकता है, इसलिए उसकी सुरक्षा 4 लेयर में की गई थी। सईद लाहौर के जोहर टाउन के हाउस नंबर 116E में रहता था। उसके आसपास पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के पूर्व कमांडो तैनात थे। ड्रोन से निगरानी रखी जाती थी। सड़कों पर आर्म्ड सोल्जर्स पेट्रोलिंग करते थे। पाकिस्तान ने सईद को घनी आबादी वाले इलाके में छुपाया था। उनकी सोच थी, अगर भारत हमला करेगा तो आम नागरिक मारे जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होगी। लेकिन भारत ने भी अपनी तैयारियों को नए हथियारों से लैस किया।
राफेल लड़ाकू विमान 300 किलोमीटर तक मार करने वाली स्कैल्प मिसाइलों से लैस। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज 2000 ने जो किया था, राफेल उससे कहीं ज्यादा सटीक और घातक हमला कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो 2.8 मैच की रफ्तार से उड़ती है। इसकी रेंज 400 से 600 किलोमीटर है। जमीन, हवा और समंदर तीनों से लॉन्च की जा सकती है। इसकी स्पीड इतनी है कि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं सकती। ड्रोन अटैक DRDO रुस्तम 2 या MQ-9 रीपर ड्रोन। ये ड्रोन हेलफायर मिसाइलों से लैस हो सकते हैं। 2020 में अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को ऐसे ही ड्रोन अटैक से मारा था, बिना किसी नुकसान के सटीक निशाना। ऑपरेशन अलविदा सिर्फ हथियारों की जंग नहीं थी, उससे भी बड़ी जंग थी कूटनीतिक जंग। भारत ने पाकिस्तान के सामने सबूत रखे, हेडली के बयान, कस्साब के बयान, टेप रिकॉर्डिंग, लोकेशन डिटेल, हर वो चीज़ जो साबित करती थी कि 26/11 पाकिस्तान की ज़मीन पर रची गई साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा की तरह वही कहानी रही, हम जांच करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। हमने 8-9 लोगों को गिरफ्तार किया है और फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाता था। उज्ज्वल निकम, जिन्होंने कस्साब के केस की पैरवी की थी, कहते हैं पाकिस्तान बहाने बनाता रहा। उसने 8-9 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन आज तक पता नहीं उन पर क्या ट्रायल हुआ। 2025 में 26/11 के 17 साल बाद भी हाफिज सईद पाकिस्तान में आज़ाद है। 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने ऑपरेशन अलविदा की फाइल फिर से खोल दी। पहलगाम में तबाही के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। लेकिन सबसे बड़ा बयान तब आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में नेवी को पूरी तरह उतारा गया होता तो पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े हो जाते। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस बार सिर्फ वार्म अप किया है, अगर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो अगली बार नेवी भी एक्शन में आएगी। ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक कॉमा है, एक वार्निंग है। ये बयान साफ संकेत था कि भारत की नीति बदल चुकी है। 2008 में जो नहीं किया गया वो अब किया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है तो पहले हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले करे। 2025 के आखिर में उज्ज्वल निकम ने एक बयान दिया जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, हमें एक और ऑपरेशन सिंदूर चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हम केला गणराज्य नहीं है, हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उज्ज्वल निकम ने यह भी कहा कि डेविड हेडली ने जो 2016 में बयान दिए थे वो आज भी उतने ही मान्य हैं। हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी का नाम उन बयानों में था। पाकिस्तान ने उन्हें कभी सज़ा नहीं दिलवाई, तो क्या अब वक्त आ गया है? क्या ऑपरेशन अलविदा अब सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा? हाफिज सईद को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। रक्षा सूत्रों की माने तो इस बार योजना पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता है। सैटेलाइट इमेजरी से लेकर ऑन ग्राउंड इंटेल तक हर चीज अपडेट की जा चुकी है। स्पेशल फोर्सेस की टीमों ने रिहर्सल कर ली है। राफेल स्क्वाड्रन तैयार हैं। ब्रह्मोस लॉन्चर अपनी पोजीशन पर हैं। 2008 से 2025 तक का सफर लंबा रहा। 166 शहीदों की शहादत को 17 साल बीत गए। तुकाराम ओम्बले को हुए 17 साल हो गए। कस्साब को फांसी हुए 13 साल बीत गए। लेकिन हाफिज सईद आज भी जिंदा है। आज भी वो लाहौर में बैठकर भाषण देता है। आज भी वो भारत के खिलाफ नफरत फैलाता है। आज भी वो नए आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। लेकिन शायद अब उसके दिन गिने हुए हैं, क्योंकि अब भारत वो भारत नहीं रहा जो 2008 में था। अब भारत के पास राफेल है, ब्रह्मोस है, ड्रोन है और सबसे जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति है। बालाकोट ने साबित कर दिया कि भारत सीमा पार जाकर आतंकियों को मार सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ वार्निंग ही नहीं, एक्शन भी लेता है। ऑपरेशन अलविदा अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक जरूरत बन चुका है। हर उस शहीद के परिवार की ये मांग है जिसने 26/11 में अपने अपने खोए। हर उस भारतीय की ये इच्छा है जो चाहता है कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा हो। हाफिज सईद को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। इतिहास गवाह है कि जो आतंक फैलाता है वो एक ना एक दिन खत्म होता ही है, और उस दिन को आने में अब देर नहीं।